वेलकम बैक टू अनकट। दिया नाजरीन, क्या हमारे इस अनकट प्रोग्राम में आपको कोई भी सेंसर दिखाई दे रहा है? नहीं, हमारा मकसद है अनकट प्रोग्राम जो जैसा है हमारी आवाम के लिए वैसा हम जरूर पेश करेंगे। चाहे इस प्रोग्राम से कोई जलता है जले, कोई बंद कराना चाहता है कराए, लेकिन हम ये प्रोग्राम जरूर करेंगे क्योंकि ये हमारे नाजरीन को और ख़ास तौर से शहर की आवाम को फ़ायदेमंद है। जैसा कि हम ब्रेक से पहले राजेंद्र सिंह साहब से बात कर रहे थे, इसमें कुछ चीज़ें जिसकी इत्तला मुझे भी नहीं थी, जिसकी जानकारी नहीं थी, मुझे भी पता चली है कि क्या ये कारपोरेटर का 1 करोड़ का अलहदा बजट, एमएलए का 2 करोड़ और एमपी का 5 करोड़ बजट यूज़ हो रहा है आवाम के लिए। मुझे तो इसकी इत्तला नहीं थी। ये बड़ी ख़ास बात बताई है राजेंद्र सिंह साहब ने। आवाम और ख़ास तौर पे हमारे इस चैनल को देखने वाले नाजरीन ज़रूर पूछिए, आपके नुमाइंदे जो भी आ रहे हैं मोहल्लों में, उन्हें पूछिए कि आप क्या 1 करोड़ रुपए इसका सही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, किसी के जेब का पैसा नहीं है। राजेंद्र सिंह साहब से हम एक और सवाल करना चाहते हैं। आप 15 साल से ये काम कर रहे हैं राजेंद्र सिंह साहब, आपको किसी चीज़ का फायदा दिखा इसमें? सर, जब बजट का सही इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है जी, तो फायदा कहां से देखेंगे बोलिए? जी जी, ये लोग तो लॉ बना रहे हैं। हिंदुस्तान के बजट का 90% बजट इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये जो भी है, सब्जी भाजी तरकारी जो भी अपन खरीदते हैं, ये टैक्स ऐड होके आते हैं जी। एक गांव वाले जब सब्जी जब शहर को लेके आते हैं तो उनको रास्ते में कुछ टैक्स देना पड़ता। जी जी, कुछ उसूल का टैक्स है, कुछ गैर उसूल का भी है। अभी मिसाल के तौर पे रास्ते में पुलिस वाले रोके, जी 200 रुपये दो, अच्छा, 500 रुपये दो। अच्छा, ये भी एक टाइप का टैक्स ही हो गया उनके लिए। पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स, जैसा 1 करोड़ बजट है कारपोरेटर, हाँ, वैसा वो टैक्स है, पर्सनल जी, टैक्स। फिर होने के बाद जो मंडी में उन्हें बैठेंगे, वहां का भी कुछ रूल्स होता है, महीने को कुछ देना पड़ता है उसको। तो इस तरीके से 5 रुपए का टमाटर, गांव का टमाटर जब शहर आते हैं तो 40 रुपए हो जाते हैं जी। तो मेरा मानना है कि रुपया का करीब करीब 20 पैसे गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह टैक्स में चले जाते हैं जी। अब मिसाल के तौर पे मुझे याद आ रहा है राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट मरने से पहले जो उन्होंने दिए थे कि जो चाय अपन पी रहे हैं उसके ऊपर बराना टैक्स लग रहा है। आपको हंसना पड़ेगा कि ऐसा कैसा, क्योंकि जहां पर चाय बनाई जा रहा है, चाय पत्ती उगाई जा रहा है, वो खाद के लिए टैक्स, फिर जो है ना वो पत्ती तैयार हो रहा, पैकिंग, फिर वहां से एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री से निकालते वक्त, फिर उसके बाद होलसेल टैक्स, रिटेल टैक्स। हम इसके बारे में राजेंद्र सिंह साहब बात करेंगे। शायद कॉलर्स बहुत देर से हमें ट्राई कर रहे हैं, एक कॉल ले ही लेते हैं। जी, हेलो, लीजिए। वालेकुम सलाम जी। जान, आप कहाँ से कौन बात कर? कल भी बात किया था, मैं आज भी बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी जान, चैनल से मोहब्बत ऐसी हो गई मेरे को। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें काफी मसरत होती है जब कोई हमारा व्यूवर ऐसा कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए जनाब, आप राजेंद्र सिंह साहब यहाँ काफी जानकारी रखने वाली हस्ती हमारे पास आज मौजूद है, आप जरूर इनसे कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं। आपसे भी ये गुजारिश ये है जी साहब। कि अभी आपका प्रोग्राम शुरू, आपका लाइट चली गई, अच्छा, अभी दोबारा लाइट आई, जी, आपका प्रोग्राम चालू हो गया। जी जी जी, तो बीच का जो पीरियड था वो सुन ही नहीं पाए। अच्छा, जरूर मैं दोहराने लगा देता हूँ एक बार राजेंद्र सिंह साहब। तो यार हम ये प्रोग्राम को भी रिपीट कर रहे हैं, क्या मुझे पूछ लीजिए। बिल्कुल रिपीट करेंगे। हमारा चैनल है आवाम का चैनल, हम इसे 10 बार रिपीट करेंगे। आवाम के फायदे के लिए हम इसे 24 घंटे चलाएंगे। सिंह साहब की बात बहुत मोतबर बात है और बहुत आते हैं। शुक्रिया। मालूम ही नहीं कि काउंसलर को कितना पैसा मिला, काउंसलर तो ये बोल रहा है कि वो बजट ही नहीं मिला। ये है, देखिए जहाँ ये है, देखिए जी। मैं आपको कुछ बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। सिंह साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, जरा लाइन पे रहिए, सुनिए आप। देखिए, ये जो 1 करोड़ रुपया ये बजट नहीं है, लिस्ट बनाने का बजट है ये। यानी कि वो जिस एरिया का काउंसिलर है, मिसाल के तौर पे आपके एरिया कौन सा बोलिए आप? हाँ, कंचनबाग।
अब मिसाल के तौर पे आपके एरिया कांचनबाग है, तो कांचनबाग के अंदर लाइटा कितने हैं, रोड लाइट कितना है, रोड कैसा है, रोड कितने टाइप के हैं, और पोस्टर और क्या क्या चीज उसमें है या नहीं है, वो लिस्ट बनाने के बजट है। आपके पास जो आबादी है, अगर कांचनबाग का आबादी मान लीजिए कि 40,000 माना 1 लाख आबादी है, एक 40,000 वोटर है, तो वो बनाना है। उसके अंदर घर कितने हैं, वो कितने घर किराए में रहते, कितने लोग किराए पे रहते हैं, कितना ओन हाउस है, ये पूरे लिस्ट बनाना पड़ता है। ये लिस्ट बनाने के लिए जो ना 1 करोड़ दिया गया है। ये कुछ और कुछ नहीं है, नॉन लाइट लगाने के लिए नहीं है, खाली उसको प्लस बनाने के लिए। सबसे पहले कि वो लिस्ट बनाना, उनके पास क्या क्या चीज की जरूरत है, फिर वो होने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो अलबत्ता वो पैसे को किसी ना किसी काम में उन्हें लगा सकते हैं। उनका काम इतना होता है काउंसिलर का कि लिस्ट बना के काउंसिल में मेयर के सामने रखना होता है कि सर मैं जो ना काउंसिलर हूं कंचनबाग से, और ये मेरे पास में ये चीजों की जरूरत है, ये साल आप मेहरबानी करके पैसे सैंक्शन कीजिए। काउंसिल का जो बजट होता है उसको 3 हिस्सा होता है। एक हिस्सा सेंट्रलाइज कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे पानी का लाइन बना रहे समझिए, तो पानी का लाइन किसी एक एरिया में नहीं आता, वो मास्टर प्लान होता है। उसी तरीके से कुछ और इलेक्ट्रिसिटी का लाइन बना रहे समझो, जो वायर लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। लेकिन एक तीसरा हिस्सा जो है ना, वहां के जमीन पे लगाने की बात आती है। मिसाल के तौर पे कंचनबाग में क्या क्या चीज की कमी है, जैसा मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि कंचनबाग में आपको जो है ना 100 रोड स्ट्रीट लाइट है, तो वो काम कर रहा नहीं कर रहा, उसको चेक करना काउंसिलर का काम है। वो चेक करके देखना सही काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर वहां पर कोई ट्रांसमीटर है, ट्रांसफार्मर है, वो काम कर रहा नहीं कर रहा, वो उसके लिए बजट उन्हें मांग सकते हैं और उसको रिप्लेस करा सकते हैं। पानी के टंकी, ड्रिंकिंग वाटर के टाकिया होते हैं, वो टाकिया है या नहीं है, उसके लिए जो ना एक हिस्सा मांग सकते हैं। आप देखिए पिछले बजट को अगर आप एरिया में डिवाइड करते हैं तो कंचनबाग के हिस्से में 20 करोड़ का बजट था लास्ट ईयर का। तो 20 करोड़ में से कम 7 करोड़ उन्हें लोकल एरिया में खर्च करा सकते थे। लेकिन जहां तक सर्वे रिपोर्ट आपका खुद बताएंगे कि वहां पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। और तो और आधे आबादी को यह भी पता नहीं है कि काउंसिलर कौन थे। ना तो काउंसिलर का कोई ऑफिस जी, ना तो काउंसिलर का कोई एड्रेस, ना तो काउंसिलर का कोई कनेक्टिविटी। तो हमारे देश में ऐसी भी काउंसिल, आपके एरिया के केस नहीं है, हर एरिया में ऐसे ही होता जा रहा है। इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। आप जैसे नाजरीन अगर सुनते रहेंगे तो हमारे इस 2016 के इलेक्शन में काफी बदलाव आएंगे। हमारा आपसे एक ही दरखास्त है जाते जाते कि आप मेहरबानी करके आपके पास जो भी शख्स आते हैं उनसे ये बात जरूर पूछिए कि भाई आप लिस्ट बना के आए, आपको अपने एरिया के बारे में क्या मालूम है, क्या आपको अपने एरिया के लोगों के बारे में पता है, पॉपुलेशन कितना पता है, हाउस होल्ड कितने पता है, राशन कार्ड कितने पता है, उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब होल्डर कितने पता है, अपने स्कूल के बच्चे कितने पता है, बच्चे में स्कूल कितने पता है, गवर्नमेंट स्कूल है नहीं है पता है, पोस्ट ऑफिस है नहीं पता है। बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है राजेंद्र सिंह साहब ने, बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। नाजरीन, जैसा कि मैं पहले से कहते आ रहा हूं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए कि आप एक लीडर को चुनिए, मजहब मत देखिए, पार्टी मत देखिए। आज राजेंद्र सिंह साहब ने मेरी बात को दोहरा दिया है कि आपके पास जो भी कैंडिडेट आएगा उससे पहले ये पूछिए कि हमारे मोहल्ले के बारे में आप क्या जानते हैं, कितने लोग रहते हैं, किन चीजों की जरूरत है, ये जरूर पूछिए आप। हम एक कॉल अभी आ रहा था, शायद कट गया है, हम एक कॉल जरूर लेंगे। इस बीच राजेंद्र सिंह साहब आप कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि हमारा ले लेते हैं। ले लीजिए। हेलो, हाय। शायद ये कोई इत्तेफाक से छोटे बच्चे भी जानना चाह रहे हैं कि ये डिस्कशन क्या हो रहा है, कारपोरेटर कौन है, एमएलए कौन है, छोटे बच्चों की नहीं, जरूर उसके भी जो नाम कुछ बता सकते हैं कि उनको कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। जी जी, और उनके लिए भी स्कॉलरशिप भी है। ले लीजिए कॉल। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जरा ऊंचा बात करिए जनाब, कौन और कहां से बात करें? एर्रागड्डे से। बोलिए साहब, क्या नाम है आपका?
चाहता हूँ साहब, कोई किसी का वही नहीं करता। और अगर कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं सर, अपने अपने खानदान को, अपने अपने कारपोरेटर को, ये टाइगर कुछ दे लेते हैं। क्या बात कह दी है सर हमारे सर सर उसके लिए भी आपके पास है। देखिए जी हाँ जी सुनिए जी जी सिंह साहब इस पे सुनिए कुछ कहना चाहते हैं सुनिए सबसे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बहुत से प्रोविजन हैं, लेकिन कुछ प्रोविजन अभी इमीडिएटली अपन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और अभी फिलहाल जो आपको करना है इस इलेक्शन में, अभी इस इलेक्शन में सबसे पहली बात यह है कि आपके एरिया में जो भी काउंसिलर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे ये पूछिए कि भाई अभी काउंसिलर का लोकल बजट जो एरिया बजट जो है ना 1 करोड़ का है। आप 1 करोड़ रुपए में ऑफिस बना सकते हैं, आपके हाथ के नीचे 10 वर्कर रख सकते हैं। तो उनसे ये जवाब जरूर पूछिए, हर एक से पूछिए राइटिंग के देने के लिए कि ये लोग फुल टाइम करेंगे और पार्ट टाइम करेंगे। इनका ऑफिस कहाँ रहेंगे? पार्टी ऑफिस में मत जाइए। मैं अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में जब लड़की की शादी होती है तो उसको ससुराल जाना पड़ता है। 1-2 वो अलग केसेस है, मैं मानता हूं, लेकिन सभी को ससुराल जाना पड़ता है। यहाँ ससुराल का मतलब जनता के साथ रहना होता है जी। तो अगर एरागड्डे से कोई खड़े हैं, अगर एरागड्डे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उनको बोलिए कि भाई जीतने के बाद भी उन्होंने एरागड्डे में रहेंगे या बंजारा हिल में रहेंगे। जी जी ये बड़े मजे तो का कमेंट एरागड्डा में उनका कोई ऑफिस होगा, अगर होगा तो कहां पर रखेंगे उन्होंने? क्या वो फुल टाइम काम करेंगे या पार्ट टाइम काम करेंगे? और ये भी जरा पूछ लिया, थोड़ा पढ़े लिखे है नहीं है आजकल तो एमसीएच वाले भी जो है ना, झाड़ू मारने वाले के लिए भी जो है ना क्वालिफिकेशन पूछ रहे, कम से कम एसएससी पास या नहीं है। कोई प्राइवेट में जाइए तो थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन तो होना पड़ता है, रीडिंग राइटिंग आती नहीं है। तो ये बात आपको देखना है। आप अगर ऐसे आंखें बंद करके वोट डाल देंगे तो काम नहीं चलेगा, मुसीबत आपको आगे उठाना पड़ेंगे 5 साल तक। बोलिए, और कुछ सवाल है आपको? साल वो साहब का फोन कट गया। रहने साहब, ये नाजरीन को मैं एक बार फिर दोहरा दूं, एक हमारे साहब की कंचन बाग वाले साहब की शिकायत थी कि जो है ना करंट चले गया था जब उन्होंने ये प्रोग्राम लगाया है, तो करंट दोबारा आया, उसके बाद प्रोग्राम लगाए, वो डिटेल में सुन नहीं सके हैं। इसलिए मैं ये दोहरा देना चाहता हूं कि हमारा आज के इस प्रोग्राम में हमने मधु किया है राजेंद्र सिंह साहब, ये 15 साल से सोशल वर्क का काम कर रहे हैं। वो काम ये है कि सिर्फ इलेक्शन में इनका दौरे होते हैं, वोटर्स को ये उजागर करते हैं, उन्हें अवेयरनेस लाते हैं किस बारे में कि हमारी डेमोक्रेसी में 3 लेवल्स है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल में एमपीस होते हैं, स्टेट लेवल में एमएलएस एमएलसीस होते हैं और लोकल लेवल में कारपोरेटर जेडपीटीसी सरपंचेस होते हैं। तो इन लोगों को इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से हटकर 1-1 करोड़ रुपए कारपोरेटर को अलहदा दिए जाते हैं। इन 1 करोड़ रुपए का काम काउंसलर का ये है कि सिर्फ वो प्लान बनाना है, यानी कि कारपोरेटर की फीस है, समझिए आप। अगर मुझे कोई सर्वे कराना है तो मैं फीस देकर हाँ, ये मिसाल के तौर पे कारपोरेटर की फीस है। एक बड़े डॉक्टर कि आपके एरिया में क्या चीजों की सहूलत क्या चाहिए आपको, वो एक ब्लूप्रिंट बना के काउंसिल में पेश करना है, उसके बाद बजट रिलीज होगा। तो क्या मेरे भाई ये फीस हकीकत में यूज हो रही है या? अब मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं, राजेंद्र सिंह साहब से सुनिए। ये फीस अभी तक कोई कॉर्पोरेटर, कोई एमएलए, कोई एमपी इस्तेमाल नहीं किया है और ये पूरे जेब में डालते जाते हैं। ये लोग जब भी इलेक्शन को आते हैं बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, ऐसा दूंगा, ऐसा दूंगा, लेकिन होता क्या है उल्टा। अब तक हमारे पास 12 किलो चावल था 2 रुपये वाले, अभी जो है ना 18 किलो चावल कर दिए हैं 1 रुपया वाले। एक कॉल लेते हैं साहब, लीजिए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हाफिजपेट से। हाफिजपेट से जी। इलेक्शन के बारे में कुछ बात करना है आपको? अदीबा। इलेक्शन के बारे में कुछ बात करना है जी? नहीं, हाँ करना है। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका, बोलिए।
सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत शायद वो सवाल करने में कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, लिहाजा हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आवाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वोटर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जो हमारे राजेंद्र सिंह साहब कहना चाह रहे हैं वो एक बार फिर दोबारा सुन लेते हैं। तो सर, इस इलेक्शन में जनता को यह तय करना है कि इनके जो नुमाइंदे लोग बनाएंगे वो नुमाइंदे के क्वालिफिकेशन क्या है। क्या मिनिमम लोग रीडिंग राइटिंग जानते हैं? क्या ये लोग पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे, ये तहकीकात कर लें। और क्या इनके पास कोई ऑफिस होगा या अपने घर में बैठ के करेंगे या अपने पार्टी ऑफिस से बैठ के करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को घर में बैठ के काम करने का परमिशन नहीं देता है जी। कोई भी काउंसिलर, एमपी या एमएलए को पार्टी ऑफिस से बैठकर भी काम करने का परमिशन नहीं देता है, क्योंकि इसके लिए अलग से बजट है और इस बजट का इस्तेमाल किया जाए। आप सब अगर इसके ऊपर गौर करेंगे तो आने वाले दिनों में हैदराबाद का चेहरा काफी बदल सकता है जी। आपको शायद पता नहीं है कि ये जो लास्ट बजट 3000 करोड़ का था, वो कई काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो बजट पहुंचे ही नहीं है, लेकिन खर्चा हो गया और वो पैसे काउंसिल और उनके बड़े जो पार्टी के जो बड़े बॉस होते हैं उनके जेब में चले गए। और यही हालत है कि हम देखते हैं कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो फटे चप्पल के साथ इलेक्शन में आते हैं, लेकिन 5 साल के बाद उसके पास मर्सिडीज हो जाते हैं। वाह, पब्लिक की हालत तो बढ़ती नहीं है, लेकिन उनकी हालत बढ़ जाती है। ऐसे कई केसेस है जी। यहाँ पे मैं भी एक मिसाल देना चाहूंगा राजेंद्र सिंह साहब जी। जहां तक मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैंने देखा है मीडिया में जी, मैंने सोसाइटी को देखा है, दूसरे कंट्री से भी मैं थोड़ी वाकफियत रखता हूं, जानकारी। यहाँ पे होता ऐसा है कि मैं ये तोहमत नहीं लगा रहा हूं, ये मैं तजुर्बे के साथ कह रहा हूं कि फॉरेन कंट्रीज में अगर 10 रुपए बजट दिया जाता है तो 9 रुपए लगते हैं, 1 रुपया गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 रुपए बजट दिया जाता है तो 1 रुपया लगाते हैं, 9 रुपए गायब हो जाते हैं। ये काफी शर्म की बात है, आवाम के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, बासित बात कर रहा हूँ साहब, नामपल्ली से। बासित साहब नामपल्ली से, वेलकम आपका। शुक्रिया साहब, बोलिए। जरूर बोलिए। जरा थोड़ा आपकी टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए साहब। बात कर रहा हूँ जी। देखिए, ओके 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 सर। साहब मैं मल्लेपल्ली डिवीजन में जी रहता हूँ। मेरी बस्ती में 200 मकानात है जी। उसके अंदर आप आगे देखिए, हबीबनगर नाला भी आता है जी हाँ। उसकी हालत इतनी खराब है, 1 पैसा भी अब तक खर्चा नहीं किया गया। साल को जो मई के महीने में सफाई होती वो भी नहीं हो रही साहब। 3 फीट मट्टी आ गई है उसके अंदर नाले में। कोई कारपोरेटर तो साहब तो देखने नहीं चले गए, एमएलए साहब भी कोई भी गौर नहीं कर रहे उसके ऊपर। इतनी गलीज है और एमपी साहब आगे देखते भी नहीं है, सरदार साहब पार्टी के आगे देखते भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको मैं आपको कुछ सजेशन देना चाह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। एक सजेशन आप सुन लीजिए सिंह एक साहब। सजेशन देता हूँ, सुनिए। आप पहले ये बताइए कि आप जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आप अकेले घर हैं या और भी कोई लोग हैं? ये फोन कट गया है। अच्छा, आप उनका जवाब दे तो दीजिए। उनका जवाब ये है कि देखिए, यहाँ बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमेशा ही होता है। अक्सर हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो काउंसिलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, वो उस एरिया का सबसे जो बड़े खानदान वाले होते हैं, बिरादरी, जी चाहे वो हिंदुओं के हो या मुसलमानों के हो, जी जिनमें उनके रिलेटिव सर्कल आ जाते हैं, जी उनको थोड़ा मदद कर देते हैं। जी। बाकी लोगों को लोग नहीं पूछते हैं, बाकी लोगों को लोग नहीं पूछते हैं क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। और एक चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन को इसका काफी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को कम से कम एक तो तय करना चाहिए कि कोई भी जब इलेक्शन जीत रहे हैं तो टोटल आबादी का, टोटल वोटर्स का 51% तो कम से कम उसको आना चाहिए।
हमारे देश में जब भी कोई बिल पास होता है तो कम से कम 51% से पास होता है, और कुछ बिल 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी होता है जी। लेकिन यह इलेक्शन में ऐसे देखा गया है कि ज्यादातर कैंडिडेट सिर्फ 10% वोट से जीत जाते हैं। आप बोलेंगे कैसे? जी। टोटल वोट का 50% तो होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये पुराने काउंसिलर, एमएलए, एमपी साहब होते हैं उस एरिया में बोगस वोट की लाइन लगा देते हैं। आप जिस मकान पे रहते हैं शायद उस मकान में भी एक 20 बोगस वोट होंगे, आपको पता नहीं है। नहीं पता, मुझे नहीं पता है। क्योंकि उसका लिस्ट जो है ना सिर्फ जो है ना उसका उनके पास ही रहता है। नहीं, ये बहुत, और दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट इंडियन लॉ। ये बोगस लेकिन वोट कोई है। काउंसिलर सर, कोई इलेक्शन कमीशन के कोई आदमी उसको ढंग से देखते नहीं है। और इस तरीके से जो बात होती है सर, वो पब्लिक को मालूम नहीं होता कि बोगस वोट कितने हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर्स का लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन 51%, 60% से ज्यादा अभी तक वोटिंग कहीं भी नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? वो लोग है ही नहीं है, तो कहां से वोट डालेंगे? और अभी रहा ये 60% या 50%, इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो क्रिमिनल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन रहे, उसका कारण क्या है कि उनके पास नंबर 2 का पैसे बहुत होते हैं। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी होता है, ब्लैक। जो लोग डरा धमका के दूसरों से उसूल करके रखते हैं, और इलेक्शन टाइम आते ही उनके पास, हमारे को पता नहीं है लेकिन उनको बिरादरी का बहुत अच्छी जानकारी रहते हैं। हर बिरादरी के एक एक बच्चे को एक एक एरिया में भेज देते, भाई तुम तो भी खड़े हो जाओ, नहीं तो उससे बात करो कि भाई कितने में काम बनता है। तो वोटों को हम लोग डिवाइड करते हैं। बहुत मजे की बात है, एक रियल स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम नहीं बताऊंगा। उस बस्ती में हिंदुओं का मेजोरिटी ओल्ड सिटी है, आपको मालूम होना चाहिए। ओल्ड सिटी में जो ना बीजेपी और एमआईएम का ही गढ़ है। तो टोटल मेजोरिटी जो है ना 42,000 वोटर्स का है। करीब करीब 22,000 वोटर्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, दूसरा जो है ना 16,000 एक और कम्युनिटी का है। लेकिन मजे की बात है, करीब करीब 18 कैंडिडेट वहां से खड़े हैं, जितना तो सिर्फ एक को है जी। जितना तो सिर्फ एक को है। 18 कैंडिडेट कम से कम 18 कैंडिडेट से ज्यादा खड़े हैं। अब इनका प्लान क्या है? हर बिरादरी को कुछ पैसे दे दो और उनके वोट को काटा दो, उनके वोट को काटा दो। अभी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक राजेंद्र सिंह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बार कम्युनिटी से है, तो राजेंद्र सिंह के पास आ जाते हैं, भाई आप बार का लीडर है, तो लिहाजा आप जो है ना ये आपके एरिया, आपके जो है ना बिरादरी के 5,000 वोट है, तो या तो 5,000 वोट का कितना हमको दे सकते दीजिए, नहीं तो इसको काट दीजिए, आपको कितना पैसे चाहिए। जिस तरीके से एग्जीबिशन में मेला लगते हैं ना सर, मैं एक एग्जीबिशन अभी चल रहा है, देखे ना आप, तो उस तरीके से हर बस्ती में इस वक्त मेले लगे हुए हैं। ऑफिस में एक नाम होगा, इसको वोट डालिए, उसको वोट डालिए, इसको वोट, लेकिन उसके पास ना तो कोई प्रिपरेशन है ना तो वर्कर है। ये सिर्फ दुकान खोल के बैठे हुए हैं अपने बिरादरी का नाम लेकर। एक कॉल ले लेते हैं सर, एक कॉल ले लीजिए। हेलो, जरा ऊंचा बात करिए साहब, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जरा ऊंचा बात करिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। खाजा बात कर रहा हूँ संतोष नगर से। हाँ खाजा साहब संतोष नगर से बोलिए, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। साहब मेरे को जानना नहीं है कि तमाम पार्टियों में से आपके ग्रेटर हैदराबाद में कौन इलेक्शन जीतेंगे, किसका मेल होगा? हम नुजूमी तो नहीं है साहब, माफी चाहता हूँ, हम नुजूमी तो नहीं है। मेरे पास जवाब नहीं कर सकते। मेरे पास जवाब। राजेंद्र सिंह साहब बोल रहे हैं। आप शुक्रिया साहब, राजेंद्र सिंह साहब, मैं आपके जवाब के लिए फोन किया था मैं। हाँ, तब जवाब सुने नहीं, शुक्रिया बोल दिया। सुनिए, जवाब सुनिए, बोलिए साहब। ये लोग अंदाजा था आप जवाब देंगे। जरूर दे रहे राजेंद्र सिंह साहब। देखिए, इस बार जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं
और जो ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं इस इलेक्शन में वही मेयर बनने जाते हैं। अगर आप लोग, मैंने अभी तक जो कुछ कहा उसको अनसुनी कर दे तो आपके पास दोनों रास्ता है। आप चाहे तो अपना काउंसिलर एक अच्छे आदमी को बना सकते हैं, अपना मेयर एक अच्छा आदमी को बना सकते हैं। अगर अपने वोट अगर आप किसी को बेच देंगे, जिसको बेचेंगे वही छूंगा। वोट का इस्तेमाल आप ध्यान से दीजिए। मेरे पास ऐसे हजारों लिस्ट बने हुए हैं जो कि वोट 500-1000 रुपए में बेच देते हैं। कोई एक प्लेट बिरयानी के लिए बेच देते हैं तो 500 रुपए कैश के लिए दे देते हैं, कोई किसी और चीज के लिए दे देते हैं। दारू का बोतल भी उसमें शामिल है। ये खुली बात है, हमने बस्ती में फिरे हैं, देखे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि वोट किसको देना चाहते हैं आप। तो पहले डिसाइड कीजिए ख्वाजा साहब। अगर आप वोट को अगर डिसाइड कर लिए कि ये वोट, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले इलेक्शन बजट के मुताबिक आपका वोट का कीमत कम से कम 26,250 है। कैसा? कैसे जी, अगर अपन काउंसिल के जो लोकल बजट है 1 करोड़ रुपया, 5 साल में 5 करोड़। जी, अगर वोटर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, 40,000 वोटर होंगे या 45,000, तो उसको डिवाइड के 40 से डिवाइड करें तो 1250 होता है। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी है राजेंद्र सिंह साहब ने। ये मुझे भी नहीं मालूम था, शायद नाजरीन को भी नहीं मालूम। जनरल आवाम तो छोड़ दीजिए, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं कि ये वोट, ये जो पैसे इलेक्शन में खर्चा करते हैं वो भी आवाम से ही लेके उन्हें ही पलटा के देते हैं। ये बहुत अच्छी बात की है। जरा गौर करिए नाजरीन और अपना वोट सोच समझ कर दीजिए, पैसों के लिए मत दीजिए। एक अच्छे लीडर को चुनिए। जैसा कि मैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमेशा कहते आया हूं कि मजहब मत देखिए, पार्टी मत देखिए, लीडर चुनिए। जी जी, तो ये तो रहा डायरेक्ट कैलकुलेशन। एमसीएट का बजट का हिसाब आप नहीं देखे, 3000 करोड़ था लास्ट टाइम। जी, अगर आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डिवाइड करते हैं तो 3000 करोड़ को अगर 150 से डिवाइड करें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को 20 करोड़ रुपए आता है। ये 20 करोड़ रुपए तो शेयर होता है लेकिन काम नहीं होता है। बहुत से जगह पे देखा गया है, एक नाली को घड़ी घड़ी बनाया जाता है, तोड़ा जाता है। मुझे याद आता है वो कहानी, जो एक स्वेटर जो है ना, एक इसमें बताया जाता है, कुछ याद नहीं आ रही। एक जना रानी स्वेटर बुनती थी दिन में और रात में उसको खोल देती थी। तो वैसे हमारे लीडर लोग जो है ना, परसों की किस्सा है, रोड लाइट की बात है। लाइट अच्छे काम कर रहे थे, थोड़ी देर पहले जो है ना लोकल जो पुराने काउंसिलर रेस्ता जो लीडर थे वो लोग आए, वो बत्ती को कुछ वायर को खराब कर दिए। कल चला गया कि बस्ती में बत्ती नहीं है, रोड लाइट खराब है। नया बत्ती मंगाया गया, दिखावे के लिए ऊपर नीचे किया गया, फिर नया बत्ती का बिल पैक होके चले गया, पुराना बत्ती फिर से सीख हो गया। तो ऐसे भी केसेस होता है, उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। एक कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो जी बोलिए मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। आसिफ नगर जिले से। आसिफ नगर जीरे से। जी बोलिए। मन वोटों का आप एक एक बात बोल रहे, तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, हमारी बस बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन का यही इंस्पायरेशन से हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। जी सवाल करिए। लीडर कौन है नहीं मालूम। बहुत अच्छा सवाल बताया। कल आपके बस्ती में नहीं, काया बस्ती में लीडर पता नहीं है। और डालो बोल के आते हैं। किसको चुनना, इलेक्शन वगैरह भी काम नहीं आते। तो मैडम उनको बोलिए कि एक पर्चा तो लेकर आना है। एक मामूली जो है ना छोटा से छोटा कंपनी आता है, स्कूल चलाने वाला भी अगर जून जुलाई के महीना आता है तो ब्रोचर साथ में लेकर आते कि ये हमारा स्कूल है। काम भी तो होता, कुछ अच्छा बुरा, महल्ले में क्या है, गरीबी क्या है, बच्चों का क्या है, स्कूलों का क्या है, कुछ तो हेल्प करना। खाली वोटिंगों के वक्त होता ना बोल के। लीडर कौन है मेरे अब तक नहीं मालूम, बस्ती का मैं बस्ती। तो मैडम आपको पूछने का हक है।
आप पूछते क्यों नहीं है? आप आंखें बंद करके वोट क्यों डाल रहे हैं आप? इसलिए आपके इरादा करें आप वोट किसी को नहीं डालना, कौन अच्छा करे। नहीं, ये गलती मत करिए अगर आप। वोट ये नहीं गलती- डालेंगे तो भी मुश्किल है, वोट तो आपको डालना है। देखिए, अगर आपका एक बच्चा थोड़ा सा रास्ते से हट के मेरे निकल 4 जाए, बच्चे हैं मेरे। नहीं मैडम सुनिए मैं क्या एक बार बोलूं, सिंह साहब का सवाल सुनिए थोड़ा 1 मिनट सुनिए। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चे बोले तो तकलीफ हो गई, एक पोतरा जो है ना, किसी का बच्चा थोड़ा सा लाइन से हट के निकल गया, तो क्या आपको छोड़ देंगे? उसको समझाएंगे नहीं? उसको समझाइए। आपके पास एक नहीं है, काउंसिलर के साइकिल में 5-10 आएंगे, उनमें से सबसे पूछिए बेटा आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रहे, आप हमारे लिए क्या करना चाह रहे, राइटिंग में दीजिए। आपका ऑफिस रहेगा नहीं रहेगा वो पूछिए, और उनसे यह सवाल जरूर पूछिए कि सुनने में आया नहीं 1 करोड़ रुपया हर काउंसिलर को मिलेगा, वो 1 करोड़ रुपया आप क्या करेंगे? लिस्ट बनाने का पैसे मैडम, वो लिस्ट बनाने के लिए है, जरा उनसे जरूर पूछिए कि 1 करोड़ रुपया उन्हें क्या करेंगे, उनका ऑफिस रहेगा नहीं रहेगा, वो फुल टाइम है पार्ट टाइम है, पूछिए मैडम, उसको पूछिए। यहाँ पे मैं सिंह साहब का एक बार फिर वक्त की कमी होने की वजह से हमें ये प्रोग्राम यहाँ पर बंद करना जरूरी है, क्योंकि दूसरे शेड्यूल प्रोग्राम रहते हैं चैनल पे। इसीलिए मैं नाजरीन को एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ, हमारी शहर की आवाम को, कि ये GHMC व्हाट्सएप चैनल का अनकट प्रोग्राम, चाहे कितने भी मुश्किलात हो, चाहे कितने भी तकलीफों का सामना करना पड़े, चाहे कितनी भी धमकियां मिले, हम जरूर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे इलेक्शन तक। ऐसे ही हम किसी लीडर को नहीं बुलाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लीडरों का भी, उन्हें इलेक्शन कैंपेन में जाना है, यहाँ स्टूडियो में बैठ के आवाम का वक्त खराब करना नहीं है डिस्कशन में। हमारा यही मकसद है कि हमारे नाजरीन को, खासतौर से शहर की आवाम को, कुछ हमारे चैनल के जरिए फायदा पहुंचे, कम से कम जानकारी हो। जैसा कि हमने आज 2-3 कॉलर्स को सुना है, वे बड़ी मसरत की बात है हमारे लिए कि उन्होंने कहा कि प्रोग्राम आप कंटिन्यू करिए, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, ये बड़ी खुशी होती है अगर हमारे चैनल के जरिए हमारे एक आदमी को भी अगर इससे फायदा पहुंचता है तो हम उससे बड़े खुश होंगे। आज राजेंद्र सिंह साहब हमारे प्रोग्राम में आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार मैं ये फिर दोहरा दूं सिंह साहब का, जो लोग लेट स्विच ऑन करे हैं चैनल को, एक बार मैं कह दूं ये राजेंद्र सिंह साहब है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। पिछले 15 साल से ये हर इलेक्शन के टाइम पर सोशल वर्क करते हैं, और उनका सोशल वर्क ये है कि MLA MP कारपोरेटर का फर्ज क्या है, वो बजट कैसा यूज करे, आवाम को क्या सहूलतें पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में आवाम में ये शऊर पैदा करते हैं। चाहे इससे आवाम को फायदा हो ना हो, ये तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के जरिए दोबारा आवाम से कहना चाहता हूं कि आप लोग काफी सोच समझकर वोट करिए, काफी सोच समझकर अपना लीडर चुनिए। हम इस प्रोग्राम को अब यहीं पर खत्म करते हैं। कल दोबारा फिर 12 बजे हमारे व्हाट्सएप चैनल के GHMC अनकट प्रोग्राम में हम जरूर एक नई टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।